एक छोटा सा टॉपिक है पैलियोलिथिक, उस पर तीन पन्ने के नोट्स बने। ठीक है, वाजिद आप में इतने पन्ने के नोट्स नहीं बनाते होंगे 3 पन्ने में। ठीक है, तो उस पर मेहनत मत करिए यार, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना ऐसा ढीला छोड़ा करिए सब्जेक्ट्स को। और रहा बात कि आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, तो धुरंधर मूवी के नोट्स बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं धुरंधर मूवी के नोट्स, फिर भी याद है ना? तो वो मुझ पे छोड़ दीजिए कि आपको कैसे याद होगा। ठीक है, आप अगर जिसको बस पढ़ पा रहा है वो बनाए, बाकी चिल मारो यार, बैठ के सुनो कहानी। क्या कर रहे थे अपन? आप, क्या नाम हुआ आपका? क्या कर रहे थे कल? बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, क्या किया आपने? क्या है पैलियोलिथिक एज? इवोल्यूशन बताइए मुझे। सबसे पहले कैसे इंसान थे, इसके बाद क्या करते थे ये लोग, और इसके बाद ठीक है, इसके बाद इसके बाद इतना पता है तुमको? यहाँ तक कोई दिक्कत? यार एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल मैं कहानियां बताना चाहूंगा आप लोगों को। मैंने 3 घंटे सो के आया था, रात के 2 बजे तक क्रिकेट खेल रहा था। तो प्लीज इरिटेट मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा बहुत पेशेंस वाला इंसान हूँ। 25 जल्दी जाऊंगा आज बस। कल से मूवी देखिएगा ना आप लोग आराम से, बस इरिटेट मत करिए। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस था स्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। उसके बाद बीच में 2 अलग अलग हमने कहानियां सुनी थी। जब इंसान पहली बार कबीले में रह रहे थे, कबीले में रह रहे थे, कबीलियत में फाइट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में मार पीट के खा रहे थे, रिश्ते बना रहे थे, ठीक है, फैमिली बना रहे थे, आग की खोज कर रहे थे। और इसमें ही एक कोई दूसरा एक पर्टिकुलर जाति का लोग आता है, दूसरे नस्ल के जब लोग आते हैं, तो उस नस्ल के साथ मिलकर एक नया एडवांस कजन बनाया गया जिसका नाम था देनिसोवान। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि वाला बौद्धिक क्रांति हुई। बौद्धिक क्रांति हुई तो धीरे धीरे बुद्धि वाला इंसान आया। उसमें क्या हुआ कि हमारे दिमाग का जो वेट है वो 2.5 किलो के समान आ गया। ठीक है, या अगर उसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर में देखोगे तो 1370 के आसपास में क्यूबिक सेंटीमीटर। उसको कैसे नापते हैं? तो इस ग्लास में कितना पानी है इसको नापा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग को भी खाली करके उसमें कितनी पानी डाली जाएगी तो उससे दिमाग का साइज पता चल जाएगा। वैसे ही सेम तरीके से अगर उसको वेट की तरह नापा जाए तो 2.5 किलो हमारा वेट हुआ करता था। ठीक है, दिमाग का वेट 2.5 किलो हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हम यहाँ पे रुके ही नहीं। जैसे इलॉन मस्क कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं, वैसे हमारे प्रजाति लोग भी, पुराने समाज के जो इंसान हुआ करते थे, वो सब भी कुछ ना कुछ करते ही जा रहे थे, करते जा रहे थे। और धीरे धीरे इनका दिमाग का साइज भी बढ़ गया, और दिमाग का साइज बन गया 2.75 ग्राम। ठीक है, 2.75, ठीक है, 7 और 5। अब ये 25 ग्राम का जो अंतर था, इस 25 ग्राम के अंतर के कारण से हम क्या कर रहे हैं कि मार्स पे जाकर सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं, चंद्रमा पे खोज कर रहे हैं, एलियन थ्योरी बना रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गजब ही गजब थ्योरी बना दे रहे हैं। रॉथस्चाइल्ड थ्योरी का नाम सुना है? रॉथस्चाइल्ड थ्योरी का नाम बाकी किसने कुछ नहीं सुना इसके बारे में? बाकी लोगों ने नहीं सुना है? ठीक है, रॉथस्चाइल्ड भी एक थ्योरी है। उसमें ऐसा बोलते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 13 फैमिलीज चलाती है। 13 जैन फैमिली चलाती है, सॉरी जूस फैमिली, जैन तो हमारे में चलाते हैं। ठीक है, ये जितने ये व्यापारी लोग होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते, याद रखिएगा। हाँ, वो सब तो भी छोटे बच्चे हैं। जितने ये गुप्ता, जायसवाल, बनिया, जितने ये लोग होते हैं ना, ये पूरे इतिहास में आप देखोगे ना, हमेशा से इन्होंने हर चीज कंट्रोल करके रखा है। अब इनकी अलग पर्सपेक्टिव आ जाती है। तो जैसे भारत भारत में अपने पास में जगत सेठ वगैरह लोग हुआ करते थे, अंग्रेजों को स्पॉन्सर करते कि जाओ जाओ मराठा को मारो, ठीक है, जाओ इसको जाकर मारो। वैसे ही पूरी दुनिया में 13 ही फैमिलीज है
और वो 13 फैमिलीज क्या करती है, पूरी दुनिया चलाती है। एवरी इंसिडेंट, अगर कहीं पे कोई भी हरकत होती है दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप पागल भी हो जाता है, अगर वो ट्वीट भी करता है तो उसके पीछे इसी फैमिलीज का हाथ है। ठीक है, अब ये फैमिलीज क्या करती है, तो ये अपने पावर को बचाने के लिए इंसेस्ट मैरी करती है। इंसेस्ट मैरी का मतलब होता है भाई बहनों में ही शादी करवाती है। भाई बहनों में शादी करवाने का मतलब है कि मेरी पावर मेरे पास रह जाए। अब क्या ही कर रही है, थ्योरी है। ये थ्योरी आई क्यों, क्योंकि कभी किसी लाख साल पहले हमारे पास कल्पना आई थी, पहली बार सोचने समझने की शक्ति आई थी, मेमोरी आई थी हमारे पास। क्या किसी दूसरे जीव में भी मेमोरी है? पैरट नहीं है, तोता। तोता को सिखाते हैं तो बोलता है ना कि जैसा सिखाएंगे, जो सिखाएंगे तोता वैसे ही रिपीट कर देगा। तो वैसे भी इंसान है, कुत्ता है, कुत्ते के पास में भी आप थोड़ा उसको सिखा दोगे कि हैंडशेक करो तो हैंडशेक करेगा। ठीक है, हाय बोलो बेटा, हाय बोलो तो हाय बोलता है। अब ऐसे जितने भी लोग हैं, तो हर जानवर में कुछ ना कुछ तो पाया ही जाता है। हम ऐसे जानवर हैं जिसमें सब पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी मैंने आपको कल बताई थी, इसको इस पूरे के पूरे थ्योरी को, पूरे के पूरे सिद्धांत को इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलते हैं। दी किसने थी, इसने किसने दे रखी थी? आए, हाँ, चार्ल्स डार्विन। बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग यूपीएससी पढ़ने लगे हो। 15 मिनट सुनने के बाद ऐसी जवाब आप दोगे तो मजा ही तो ले रहे थे 15 मिनट से, आप पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, वैसे मेरी आवाज चली जाएगी पीछे तक। चार्ल्स डार्विन का नाम बच्चे पढ़ते हैं। उनके दादाजी हुआ करते थे इरास्मस डार्विन। उन्होंने सबसे पहले ये कहानी गढ़ी थी कि इवोल्यूशन नाम की कोई चीज हो सकती है, और इवोल्यूशन नाम की चीज के बाद उनके पोते चार्ल्स डार्विन ने इस पे थोड़ी एक बढ़िया सी थ्योरी दे रखी थी, बढ़िया सिद्धांत दे रखा था, दुनिया उनको पहचानती है। और हम तो इतिहासखोर हैं। इतिहासखोर इंसान क्या करता है कि यहां मन नहीं मान रहा है, और पीछे क्या हुआ होगा, और पीछे क्या हुआ होगा, तो पूरी तह तक जाते हैं हम। ठीक है, तो एक ऐसा सिद्धांत, जिस सिद्धांत से हमने बताया कि हर इंसान धीरे 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 म्यूटेट करते करते जीन के आपस में मिलते 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 इतना समझदार बन गया कि आज पूरी की पूरी दुनिया, पूरी एक संसार जो हमारी है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। जैसे जानवर, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने जानवर को दोहराया तो जानवर मुझसे डरते डरते जंगल के अंदर चले गए, वैसे बाकी सारे के सारे स्पीसीज, एस्ट्रोलोपिथेकस को डरा कर भगा दिया होगा, नियरलैंडर्स को डरा के भगा दिया होगा, ये सब लोग ऊपर चले गए और आज की डेट में लगभग हमें नहीं दिखते हैं। हम सब एक ऐसी प्रजाति हैं जो अपने आप को बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। सेपियन और सेपियंस सेपियंस में क्या अंतर है? 25 ग्राम दिमाग का अंतर है, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, अब अगर इसको मैं, अब शुरुआत हमने कहां से की थी कि सबसे पहले जब पूरी दुनिया बनी होगी तो पानी था क्या हमारे पास? नहीं, पानी किसी एस्ट्रॉइड से आया था। कोई एक पत्थर आ रहा था। आपने डायनासोर वाली कहानी सुन रखी होगी कि डायनासोर यहाँ पे रहा करते थे, कोई एक पत्थर आके टकरा गया, डायनासोर मर गए। तो जब वो पत्थर टकराया था ना, उसमें छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते थे। ठीक है, पानी के गन होते थे ना, जल कहीं दूर पे, कहीं दूसरे विदेश में हुआ करता होगा, दूसरे संसार, दूसरे यूनिवर्स में हुआ करता था। पानी भी हमारा नहीं है। पूरे के पानी के अंदर में जो भी चीज आपको मिल पाती है वो हमारी अर्थ के हिसाब से है ही नहीं, एलियन है हमारे अर्थ के हिसाब से। अब सबसे पहले वो पूरी की पूरी पानी में क्या हुआ होगा कि धीरे धीरे छोटे छोटे फूका लूका डेवलप हुए होंगे। क्या है फूका और लूका? यस, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब कि आप सब लोग यहां से कभी ना कहीं दूर निकल जाओगे। कोई कहीं और नौकरी करेगा, कोई शादी ब्याह कर लेगा, कोई बच्चा उच्चा पैदा करने लगेगा, कोई कहीं और कुछ ना कुछ करने चले जाएगा। सब की कॉमन एंसेस्ट्री बताई जाए कि आप सब कहीं ना कहीं एक ही जगह पे तो बैठे हुए थे, तो वो क्या बताया जाएगा? चाणक्य बताया जाएगा। वैसे ही जितने भी जीव हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो तोता हो, बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, डायनासोर हो, कितने भी तरीके के जीव आज तक लगभग 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा अलग अलग नस्ल के जीव पाए जाते हैं पूरे सिर्फ इस पृथ्वी पे। हम एक हैं उसमें से। 1 लाख करोड़ जीव को दबा के रखा है। अब साइंटिस्ट लोगों ने कितना मेहनत किया तो 18 लाख से ज्यादा इनको नाम ही नहीं दे पाए। अभी 18 लाख का ही नाम कर पाए हैं, बाकी अभी तो और करना ही करना है इनको। तो हम तो बहुत छोटी सी जीव है, फिर भी ताकतवर है। मतलब कि बंदर हुआ करते थे, अपने आप को म्यूटेट किए, म्यूटेट करने के बाद में आज यहां बैठकर और दुनिया जीतने की बात कर रहे हैं। यहां नहीं, दूसरे दुनिया जीत कर आ जाएंगे।
तो सबसे पहले पानी में सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ होगा उसको बोलते थे मछली। मछली तो हुआ था। अब जैसे हमारे भगवान हमारी तरह दिखते हैं, हमारे विष्णु जी कैसे दिखते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, ठीक है। हमारे शिव जी मच्छर ऐसे तो दिखते नहीं होंगे, हमारी तरह ही दिखते हैं। तो वैसे ही जब मछली 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 सब जगह रहता होगा तो भगवान तभी भी थे और मछलियों की तरह भगवान भी दिखते थे। तो इसको एक दूसरी थ्योरी में एक एक्स्ट्रा थ्योरी आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी और विशेष सृजन का सिद्धांत। अब इसमें क्या था कि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया कैसे बनी, हम मानुष कैसे बने, तो इसका सिंपल सा जवाब आप ये तो ऐसे दे सकते हो पढ़े लिखे मानुष की तरह, एकेडमिक लैंग्वेज में ऐसे दे सकते हो, वरना बोल सकते हो कि भगवान ने बनाई। भगवान ने कैसे बनाई? तो जब मछली हुआ करते थे तो विष्णु जी मछली अवतार लेकर आए थे। क्या नाम था उसका? मत्स्य अवतार। फिर धीरे धीरे किसी इंसान, कभी किसी मछली ने सोचा होगा कि मैं पानी से बाहर निकलती हूँ, है ना, पानी से बाहर निकलती हूँ, पर उसको पानी से बाहर निकलने पे वैसा सांस नहीं आ रहा होगा ना, एडजस्ट नहीं कर पा रही होगी, फिर अंदर चली जाती होगी। फिर सोची कि आज फिर ट्राई करते हैं, तो फिर बाहर आई होगी, फिर अंदर आई होगी। ऐसा कौन सा जीव है जो धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है? कछुआ। तो उसके बाद एक कच्छप अवतार और कुरमा अवतार दिखा आपको विष्णु जी का? बिल्कुल दिखा, गुड। इसके बाद हमने सोचा कि धीरे धीरे इंसान का नाक आंख कान धीरे धीरे अडेप्ट कर गया, है ना, धीरे धीरे हम सब लोग उस चीज में एडजस्ट कर गए। अब एडजस्ट कर गए तो वो इंसान सोचने लगा कि पानी में अब क्या ही जाना, ऐसे जगह पे रहते हैं, पानी के एकदम कोने पे रहते हैं, ठीक है, जहां पे धरती और पानी मिल जाता है वहां पे रहते हैं। और वहां पे रहने पे क्या होता है, जहां पे पानी और धरती मिल जाती है तो थोड़ी कीचड़ कीचड़ हो जाती है। कीचड़ में कौन रहता है? सुअर। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि एक वराह अवतार नाम की चीज आ गई थी। अब इसके बाद में सबसे पहले इतने छोटे छोटे मानुष दिखने लग गए थे। इतने छोटे छोटे मानुष का क्या नाम था? बंदर ऐसे दिखते थे, छोटे छोटे, लगभग हमारी तरह ही दिखते थे, बट हाइट में इतने छोटे थे, छोटी छोटी शक्ल हुआ करती थी, बहुत छोटा इंसान हुआ करता था, एस्ट्रोलोफिथिकस। अब इस समय इसको भी सृजन के सिद्धांत में अगर मैं डालना चाहूं तो इसको बोलते हैं वामन अवतार। वामन अवतार कौन से? छोटे से। कभी सुनिए वामन अवतार की कहानियां? नहीं सुनी है? सुनी है? अरे ऐसे नहीं करना, बोलिए नहीं सुनी है, बताइए सर, बोलिए। हाँ, गुड। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां सुनेंगे। अभी इन्होंने पूछा है वामन अवतार में ऐसा हुआ, एक राजा था, घमंडी हो रहा था बहुत ज्यादा, बोला था मेरा ही चलेगा, सब चलेगा। तो एक दिन एक छोटा बच्चा आया उसके दरवाजे पे, ब्राह्मण बोल के, बामन बोला उसने। उसने बोला कि तुम ज्यादा घमंडी हो रहे हो, कितना है तुम्हारे पास बताओ। तो बोला कितना चाहिए? जो चाहिए सब फेंकेंगे। बोला 3 कदम भूमि दे दो मुझे। बोला 3 ही कदम हो जाएगा तुम्हारा, तुम तो ऐसे भी छोटे हो, 3 कदम में कितना ही नाप पाओगे? तो तुमने 2 तो सही पहले, तो तुमने ले लो 3 कदम। 1 कदम में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे कदम में पूरा संसार नाप दिया, और तीसरे कदम में राजा ने बोला बस करो भगवान, बुद्धि नहीं थी मेरे पास। अब ये वामन अवतार को बताया जाता है कि ये लोग एस्ट्रोलोफिथिकस थे। अब इसके बाद धीरे धीरे हमने क्या देखा, ये होमो इरेक्टस वाले जो इंसान थे, ये कैसे थे? पहले इंसान जिन्होंने थोड़ा ऐसा हथियार यूज करना स्टार्ट कर दिया, कमर सीधी हो गई इनकी, और थोड़े बंदर, थोड़े जानवर, थोड़े इंसान की तरह दिखते थे। ऐसा कौन सा अवतार है जो थोड़ा जानवर थोड़ा इंसान की तरह दिखता है? नरसिम्हा अवतार। तो ये नरसिम्हा अवतार हो जाएंगे। अब इसके बाद ऐसे कबीले वाले लोग आ गए थे, मारपीट करते थे, है ना, कि आपको मारेंगे, आपको मारेंगे, आपको मारेंगे, सबको मारते पीटते रहते थे। ऐसा कौन सा अवतार था जो बहुत खूंखार था? परशुराम अवतार। सुना है नाम इसका? तो परशुराम अवतार आ जाएंगे। अब इसके बाद दुनिया सेटल अप होगी, ठीक है। दुनिया सेटल अप होगी का मतलब है कि धीरे धीरे लोग एक जगह पे बैठने लगेंगे, एडजस्ट करने लगेंगे, रिश्ते नाते, खेती बाड़ी, कम्युनिटी, संसार, फैमिली, मैरिज सब स्टार्ट करने लगेंगे। पर मारपीट के अंदर की खूबी जाएगी नहीं। अब कल को अपनी बीवी को मार देंगे, परसों अपने बच्चे को मार देंगे, किसी न किसी को तो मारते रहेंगे। अब इस समय इसी इंसान को समझ, बुद्धि और एक ड्यूटी देने के लिए, धर्म की तरह चलने के लिए कोई दूसरा अवतार आएगा जो बताएगा कि अगर आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से रहना है, जीना है, खाना है, आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो मैं खुद आऊंगा और मैं खुद ही वैसे रहूंगा ताकि आप सीखो, देखो मुझे, और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करो, उसी चीज को दोहराओ। अब ऐसे कौन से अवतार थे जो दुनिया में आए ही थे धर्म का प्रचार करने? कि एक पौरुष कैसा दिखता है, एक महापौरुष नाम का जो इंसान होता है वो कैसा दिखता है? तो राम अवतार। तो राम अवतार आपके होमो सेपियंस दिखे। अब इसके बाद बुद्धि वाले इंसान, कृष्ण जी। सही गलत धर्म से कोई मतलब नहीं है, अगर इसका सही हो रहा है, इसको सही करवाने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा और सबके साथ बुरा करने के लिए रेडी रहूंगा, पर इसका सही होना चाहिए।
ये धर्म के साथ है, अगर इसके धर्म के हिसाब से ये सही कर रहा है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं और दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, छल कपट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं धर्म को इस तरीके से जीतूंगा। अब ये एकदम दिमाग वाला खेल है, तो ऐसे अवतार का नाम दिया गया कृष्ण अवतार, और ये आपके फाइनली आ गए होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, इसके बाद ना दुनिया बनने लग गई। अभी हम उसी दुनिया की इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो बहुत लोग आए, सबने बोला मैं भी भगवान, सबने बोला मैं भी भगवान। तो जैन वाले आए, बोला मैं भी भगवान। उसके बाद गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बोला मैं भी भगवान। ठीक है, उसके बाद साउथ में एक अयप्पा आ गया, वो भी बोला मैं भी भगवान। अयप्पा पता है कौन है? अयप्पा सबरीमाला वाले, सबरीमाला का नाम सुना है? सबरीमाला का इशू चल रहा है ना अभी, औरतों को घुसने नहीं देते वहां पर मंदिरों में। तो वो अयप्पा कौन है, कौन वो? हाँ, वो शिव जी और विष्णु जी के संतान है। ठीक है, तो माइथोलॉजिकली ये चीजें प्रूव कर दी जाती हैं कि कभी ना कभी गे मैरिज या ऐसा कुछ हुआ करता होगा। वैसे तो माइथोलॉजिकली ऐसा बताया गया है कि वो मोहिनी अवतार लेकर आए थे। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी थ्योरी सेम ही कहानी हमने बताई है, पर थोड़ी माइथोलॉजी को लेकर बताई है। व्हाट इज माइथोलॉजी? एक होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सन राइजेज इन द ईस्ट। गलत है ये? नहीं, इसको बोलेंगे ट्रू। सन राइजेज इन द वेस्ट, इसको बोलेंगे फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के बीच में एक ऐसी चीज आती है जिसको बोलते हैं कि ये सब का पूरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकती है, पर दिस इज माई ट्रूथ, ये मेरा सत्य है, और इसी सत्य को माइथोलॉजी बोलते हैं। अब इस पे आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, मेरा सत्य है तो मैं उसको जिस हिसाब से मानना चाहूं उस हिसाब से मान सकता हूं। दैट इज वाई माइथोलॉजी कभी भी गलत नहीं हो सकती है। माइथोलॉजी को प्रूव भी करने कभी मत जाइएगा। तो वो थोड़े बहुत अभी आप ज्ञान के स्वरूप में आएंगे तो आप चाहोगे कि हम लड़ लें माइथोलॉजी से, तो हमेशा याद रखिएगा माइथोलॉजी बहुत सेपरेट सेक्शन हो जाता है। वहां पे आपको कभी बहस नहीं करनी है किसी से, क्योंकि वो उसका सत्य है। उसके सत्य को आप कैसे झुटला सकते हैं? वो तो वही झुटला पाएगा ना। दैट इज वाई माइथोलॉजी एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन हो जाता है। समझ में आया? अब ये जो पूरी की पूरी कहानी हमने कर रखी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज था, पेलियोलिथिक एज और पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इंसान इस तरीके से डेवलप होकर यहां तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद अब ये समय काल भी कैसा आ चुका है? ठीक है, पैलियोलिथिक एज और 3 to 5 मिलियन ईयर अगो, अंग्रेजी में 30 लाख से 50 लाख साल पहले ये सारी की सारी कहानियां शुरू हुई थी। और धीरे धीरे 12,000 साल आते आते, आज से 12,000 साल पहले आते आते हम सब ऐसे दिखने लग जा चुके थे। मतलब अपना इतिहास कम से कम 10-12 हजार साल पुराना तो है। ठीक है, अब आप सब लोग इतना समझ गए। सबसे छोटा बच्चा कौन है यहाँ पर? 12th 11th 12th 10th 9th? अरे बिल्कुल हाथ उठाइए, गोद नहीं लूंगा मैं। कौन है? आप लोग, आप हैं? कौन सी क्लास में है? तो इतना पता है कि अपना इतिहास कितना पुराना है? कितना पुराना है? अरे अभी बताया, कितना पुराना है? हम सब इंसानों की तरह दिखना 10-12 हजार साल पहले से बात हो चुकी थी हमारी। मतलब अब हम गांव बनाएंगे, अब हम फैमिली बनाएंगे, धीरे धीरे इतिहास रचेंगे। पर अगर आप एक और बंदे से बात करते हैं जिसका नाम था मैक्स मुलर, मैक्स मुलर नाम का एक बंदा था, इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। इंडोलॉजिस्ट का मतलब होता है वैसे इंसान जो भारत के बारे में, भारत का इतिहास पढ़कर भारत के बारे में बताए। ठीक है, अब ऐसा इंसान कभी भारत नहीं आया, इसने संस्कृत की किताबें पढ़ी। अभी धीरे धीरे हम बताएंगे कि संस्कृत में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, तो उसमें भी लिखा गया हमारा इतिहास, नॉर्मली सारी चीजें। अब हमारा इतिहास जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि अरे ये तो बिल्कुल सेम है, मैं इसको समझ सकता हूँ। तो बोला ऐसे कैसे समझ सकते हो? बोला हमारा जो लैटिन है ना वो एकदम संस्कृत से मिलता है। इधर में मदर बोलते हो, हम तुम लोग मात्र बोलते हो, हम लोग उधर मदर बोलते हैं। तुम लोग इधर भात्र बोलते हो, हम लोग उधर ब्रदर बोलते हैं। बोला अरे वाह वाह, लॉस्ट कजन्स हो तुम लोग, लॉस्ट कजन्स थोड़ी बोलते है ना, कि जैसा गुम हो गए थे हमारे भाई, कभी ना कभी गुम हो गए थे और उधर जाके अंग्रेज बन गए और हम लोग यहाँ पर भारतीय बन गए। तो अब बताइए, अगर आपको कोई ऐसी बात चिपकाए, मतलब समझते हैं इंटेंशन क्या है?
कुछ तो चाहिए उसको आपसे। तो ये सारी कहानियां मैक्स मुलर कहाँ बैठ कर लिख रहे होंगे, जब अंग्रेज लोग भारत आए थे और भारत पे रूल करना चाहते थे, है ना। डोमिनेशन का खेल है। पहले वो जमाना गया कि डर के पीछे हट जाएंगे, नीलांदर ऊपर पहाड़ पर चल जाएंगे। अभी यहाँ से डोमिनेशन का खेल स्टार्ट होगा, जो जीतेगा वही राज करेगा। अब पहले हमें अब दूसरे जानवरों से नहीं लड़ना है, अब आपस में लड़ना है। जो ज्यादा समझदार, जो ज्यादा बुद्धि वाला, उसी की डोमिनेशन। अब सिर्फ अब वही स्टार्ट होने वाला है। मैक्स मुलर ने, और अगर आप फॉर एग्जांपल कभी किसी दिन अमेरिका वगैरह घूमने का मौका मिले, यूके वगैरह, लंदन वगैरह घूमने का मौका मिले, तो अगर आप वहां जाओगे और वहां के लोगों से पूछोगे कि बेटा दुनिया कब बनी थी, तो पता है क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या हुआ? श्रेया। श्रेया को बोलेंगे कि बेटा दुनिया तो 4014 में बनी थी। 4014, आज से 4000 साल पहले ही दुनिया बनी थी। तो आप उनसे बोलोगे ना कि अरे नहीं, हमने तो पढ़ा है कि एस्ट्रोलोपिथेकस हुआ करते थे, ऐसा 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 ऐसा। बोला सब गलत है। क्यों? क्योंकि बिब्लिकल रिलीजन, बिब्लिकल हिस्टोग्राफी, इसका मतलब होता है कि क्रिश्चियनिटी द्वारा प्रोपाउंडेड हिस्ट्री। जब क्रिश्चियन लोगों ने हिस्ट्री, इतिहास लिखना स्टार्ट किया, तो उनके हिसाब से पूरी दुनिया ही 4000 बीसी में बनी थी। अब उसको क्या बोलेंगे? थप्पड़ मारेंगे? हाँ, थप्पड़ ही मारेंगे, सहानुभूति बिल्कुल नहीं। अज्ञानी मानुष को तुरंत थप्पड़ मारो, ठीक है। ऑनलाइन नहीं जा रहा है नहीं सब चीज। उसको बोलिए ऐसा, अपने अंदर ना फोबिया डेवलप करिए कि आदमी अज्ञानी क्यों है, इससे चिढ़ मच रही है मुझे, इससे दूर हटाओ इसको, नहीं तो इसको समझा के भगा दो। 4000 साल पहले तो भारत में अभी बहुत कुछ होने वाला है। 4000 साल पहले तो हम गजब ही एकदम रूल करने लग गए थे, राजा उजा बना दिए थे हम लोगों ने। और कह रहा है दुनिया स्टार्ट हुई है, मतलब मछली और 4000 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा क्या? मछली से कब इंसान बने किसी को आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे आदमी हुआ करते थे और हम पे रूल करने आए थे, हमारा इतिहास लिखने आए थे वो लोग। ठीक, कोई अंग्रेज दिखे ऐसा ही बोलिएगा उसको, ठीक है। एक और पर्सपेक्टिव समझ में आया कि अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा बोलने का कोशिश करे कि दुनिया 4000 बीसी में बनी, वेद 1500 बीसी में बने, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी अभी उतनी औकात नहीं हुई है कि मैं जाकर इतिहास बदल दूं, ठीक है। हाँ, हालांकि मोदी जी हमारे रास्ते कदम में चल रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही इतिहास का बोलबाला है। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन, वो आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे। तो यूपीएससी के चेयरमैन जब आरएसएस के मेंबर हो गए, तब टीका लगा के आते थे मनोज पांडे। तो यूपीएससी का पूरा ध्यान किस पे चला गया? एंशिएंट हिस्ट्री पे, प्राचीन काल इतिहास पे। अब वो खाली प्राचीन काल पे क्वेश्चन पूछता है। सोच के देखिए, अब कहीं कोई गलती नहीं है, इसको समझना है बस। जब हम और आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आएंगे ना, तो समझ में आएगा कि राइट विंग, लेफ्ट विंग नाम की कोई चीज होती है, कि अगर आप बदलाव चाहते तो आप लेफ्ट विंगर, वामपंथी विचारधारा के हो आप। अगर आप नहीं बदलाव चाहते हो तो आप राइट विंग हो। आप सोचते हो कि पुराना इतिहास बढ़िया था, पुरानी गाय बढ़िया थी हमारी, पुराना राजपाट बढ़िया था, पुराना राम राज्य बढ़िया था, तो आप राइट विंगर। बीजेपी राइट विंगर है, इतना समझ में आता है। अब अगर उसका कोई आदमी जाकर यूपीएससी के चेयरमैन की सीट पे बैठ जाएगा, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले ना कोई एंशिएंट नहीं पढ़ता था, और मैं खासकर अभी जब से मैंने ये सारी चीजें नोटिस की है, तो मैं एंशिएंट में ही 50-60 घंटे दे देता हूँ। जब आप एडवांस में आओगे तो एंशिएंट में 50-60 घंटे देता हूँ, और इस बार लगभग 7-8 क्वेश्चन एंशिएंट से ही आए थे। क्योंकि इतना ऐसा है ना, ये इतिहास, प्राचीन इतिहास जो है वो ऐसा है कि ढूंढने से नहीं मिलता है। तो बहुत डीपली जाकर आपको समझना सीखना होगा, पर एक बार आपने सीख समझ लिया तो कहानियां बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। 12,000 साल के बाद हम नॉर्मली क्या कर रहे थे? तो 12,000 साल के बाद में मध्य, पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल और मेसोलिथिक एज। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो ऐसा एक जमाना आ रहा था। अब देखिए, आप लोग खुद अभी समझ पा रहे होंगे कि लिथिक का मतलब स्टोन होता है, और स्टोन के ही नाम पर स्टोन एज लग दिया। ये किसकी देन होगी? तो ये अंग्रेजों की देन थी, है ना। ऐसा बाहर से कोई आदमी आया, इन्होंने बोला कि ये सारे लोग जो है ना, वो सब लोग ना ऐसा डेड मानुष की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा मरे हुए बिहेव करते हैं। तो क्यों ना मैं इनकी इतिहास में लिख दूं कि 4000 साल से पहले ये सब मरे हुए थे। लिख सकते हैं ना? क्या आप लोग मरे हुए हैं? नहीं, आप लोग जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। पर इनको ऐसा लिखा। सेम ऐसा ही जब अंग्रेज लोग आए ना, तो एक बंदा था, रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। ये बंदा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड हुआ करता था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है?
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है? एक तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, पुरातत्व विभाग, जो कि खोज पड़ताल करती है, पुराने पुराने जमाने की चीजों को खोदती है, उस पर कहानियां करती है और हमें बताती है। एक होता है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमारे जमीन के अंदर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, पत्थरों से रिलेटेड, मिट्टियों से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजों को जो जियोलॉजी पढ़ती है। जमीन के ऊपर वाली चीजों को ज्योग्राफी पढ़ती है। इतना तो समझ में आ रहा है अभी तक कि जमीन के ऊपर वाली चीजों को ज्योग्राफी स्टडी करती है, जमीन के नीचे वाली चीजों को जियोलॉजी स्टडी करती है। क्लियर है आज के बाद से? ठीक है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेंबर हुआ करता था सबसे पहली क्लास में, मैं इसी बंदे को पढ़ाता हूं। गेस करिए इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? इसी बंदे का नाम। ठीक है। अब ये बंदा अंग्रेज है। क्या कहानी सुनाई? पल्लावरम नाम की एक जगह थी। ठीक है, भारत में तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है पल्लावरम। तो पल्लावरम में एक दिन खुदाई कर रहा होगा, जियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर है ये आदमी, तो एक दिन खुदाई कर रहा था। तो खुदाई करते करते एक दिन उसको ऐसा एक पत्थर मिला। अब ऐसा एक पत्थर मिला तो इसको थोड़ा ऐसा अजीब लगा। आप लोग भी ऐसे गेतलसूट डैम वगैरह जाते होगे तो ऐसा पत्थर मिलता है कभी? नहीं, बहुत रेयर है। ऐसा पत्थर कैसे दिख जाएगा आपको? वो पेबल मिल जाएगा। पेबल का मतलब होता है जैसे नॉर्मल छोटे मोटे स्टोन्स होते हैं ना, गोल गोल, या आपको देखकर वो क्यूट लगे, तो क्यूट वाले पत्थर आपको मिलते होंगे। ऐसे कोने नकीले वाले दांत वाले पत्थर नहीं मिलते होंगे। अब जैसे ही ये पत्थर इसको मिला ना, तो इसने सोचा कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, ऐसे पत्थर आए कहाँ से होंगे। और एक दो नहीं, बहुत सारे पत्थर मिल गए इसको। इसने खोज पड़ताल करनी स्टार्ट की। इसने जाकर अपने मालिक को दिया ये पत्थर। इसका मालिक कौन होगा? जो कि ब्रिटिश राज का आदमी यहाँ बैठा होगा। अब ब्रिटिश राज का आदमी जो भी यहाँ पे बैठा होगा, तो उसने बताया ठीक है बेटा, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और भी कहीं से कोई खबर आती है ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक डिपार्टमेंट ने ये कहानी लाके दे दी। एक दूसरा बंदा हुआ करता था, दूसरा बंदा फॉर एग्जाम्पल फिलिप्पो सेसेटी नाम का बंदा था। अब फिलिप्पो सेसेटी ने एक किताब लिख रखी थी 1500 के आसपास में। मैं भी 3 घंटे सोया हूं, यहीं बैठ के खराटे मारूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? ठीक। अगर आपको सोना है सर झुका के सोइए, ऐसा खड़े खड़े मत सोइए। ठीक है, नीचे लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ, आप चश्मे वाले, अरे हार्दिक पांड्या, हाँ, सर झुका के लेट जाइए। कोई बात नहीं, ह्यूमन है हम लोग, सब हमारे साथ होता है। अरे लेट जाइए, एकदम मैं जलाद आदमी नहीं हूं मैं, सही बोल रहा हूँ, लेट जाइए। ठीक है, 15 मिनट में नैप ले लीजिए, मूड ठीक लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं? फिलिप्पो सेसेटी नाम का एक बंदा था, यूरोपियन ही हुआ करता था। अब यूरोपियन ये आदमी आया था और इसने पहली बार लोगों को बताया था कि भारत में ना, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। आपको लगता होगा कि आपका इतिहास बहुत पुराना है। वो नीलैंडर्स वहां पे थे ना यूरोप में, तो उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया था। तो हमें भी जो हमारा इतिहास बताया गया था वो नीलैंडर्स से ही बताया गया था। पर इस बंदे ने बताया कि नहीं यार, भारत में भी तो लोग आए थे। अब याद करिए, कल मैंने मैप से बताया था कि अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोग आए थे। तो कुछ लोग तो भारत में भी आए होंगे। अब जब भारत में आए थे, तो हम जब भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यहां से हम सीन चेंज कर कर सिर्फ भारत का ही इतिहास देखेंगे। अब ये सारी की सारी कहानियां जो हमने कल कर रखी थी, वो भारत के दृष्टिकोण से हमें करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पल्लावरम। पल्लावरम नाम की छोटी सी शहर है, छोटा सा गांव है तमिलनाडु में। नीचे में तमिलनाडु आता है। धीरे धीरे मैप ऐसा ही करते करते पूरी भारत की मैप हम ऐसे ही समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज नथिंग। ठीक है, बिना ज्योग्राफी के, बिना भूगोल के इतिहास ही नहीं हमारा कुछ। क्योंकि इतिहास रचने के समय जब इंसान इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्होंने भूगोल का ही तो सहारा लिया था। नदी कहाँ आती है, कहाँ बैठकर पानी पिएंगे, कहाँ रहेंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वैसे जगह पे रहे जहां पर गुफाएं हुआ करती थी। गुफाएं बनाने का हिम्मत थोड़ी था इनको, नहीं, जहां पर नेचुरल प्राकृतिक गुफाएं हुआ करती थी ना, वहां प्राकृतिक गुफाओं में जाकर ठहर गए। बारिश होती होगी तेज तेज, अब महीने में तो हमेशा, साल में 3-4 महीने तो बारिश हो गई, आज भी होती है, तो आज भी आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, उस समय भी नहीं निकल पाते होंगे, तो लोग गुफाओं में जाकर रह जाते होंगे। पर गुफाएं भी वहीं पे चुनते होंगे जहां नदी का धार बहता होगा। क्यों? क्योंकि पानी भी तो लेना है। और वहां पे ही गुफाएं और नदियां होनी चाहिए जहां जंगल हो। क्यों? क्योंकि खाना भी तो खाना है, जानवर भी तो मारना है। अब इस तरीके से अगर पूरे के पूरे भारत को अगर मैं सिर्फ ऐसे कैटेगराइज करना चाहूं, तो इतना अपने थोड़ी वो ज्योग्राफी सबको पता होगी, राइट?
यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, कि जो पश्चिमी घाट हैं, जो पूरी की पूरी गुजरात से लेकर नीचे केरला तक जाते हैं, उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। यहाँ पर एक और घाट है, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स। कि इस साइड जो पूर्वी घाट हैं उनको बोलते हैं वह ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पर और दूसरी पहाड़ियां हैं, इसको क्या बोलते हैं? विंध्यास, विंध्य की पहाड़ियां। इसके बाद यहाँ पर एक और पहाड़ियां हैं, जिसको बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। अब इसके ऊपर में तो पूरा प्लेन एरिया है, गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, एकदम प्लेन एरिया है, वहां पर सेटलमेंट होगा। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, जहां पे भी प्लेन एरिया है, जहां पर जिसका पेट पलता रहेगा, जिसको भूख प्यास नहीं लगेगी, जिसको आराम से खाना पीना चलने लगेगा, वो इंसान धीरे धीरे समाज में किसी और चीजों की लालसा भी रखेगा, कुछ और चीजों के बारे में भी सोचने लगेगा। जैसे एक साउथ की जब कहानी हम पढ़ने जाएंगे ना, तो उसमें एक बुक है सिल्लापदिकरम। सिल्लापदिकरम संगम डायनेस्टी की एक छोटी सी कहानी है। सिल्लापदिकरम में हुआ क्या था कि एक पुरुष था, एक महिला थी, शादी ब्याह करके बैठे हुए थे। माधव नाम का मानुष था और महिला जो थी उसका नाम था कन्नगी। बैंगलोर गया है कोई? बैंगलोर गया है? बैंगलोर 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 गई है बैंगलोर। बैंगलोर एयरपोर्ट के बाहर में ऐसे एक महिला खड़ी है काली रंग की, ये वही कन्नगी है। बात कब की हो रही है? 200 BC, आज से 2200 साल पहले। 2200 साल पहले कोई ऐसी महिला थी जिसकी फोटो बैंगलोर एयरपोर्ट पर ऐसे करके लगाए हुए। और गेस करिए, कोई रानी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी वो महिला। क्या कहानी थी कि हस्बैंड वाइफ बैठ के बढ़िया से चिल मार रहे थे। अब नॉर्मली क्या होता था कि प्यार मोहब्बत भी ना कहानियां होती हैं, अलग अलग जगहों के हिसाब से प्यार होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अपने प्यार की कहानी लिखो और आप जंगल में रहते हैं, तो आपकी कहानियों में क्या चलेगा? कैसी कहानी लिखोगे आप? थोड़ा क्रिएटिविटी है किसी के पास? अरे कहानी लिखनी है, जानवर नहीं मारना। प्रेमिका है आपके पास, प्रेमिका सोच के देखिए, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, सोच सकते हैं, ऐसा सोच तो सकते ही हैं। प्रेमिका के साथ आपकी कहानियों में हमेशा ऐसा दिखेगा कि वो दर्द, आज जानवर मारने गए, आज जानवर ने मेरी प्रेमिका को मार दिया, है ना? या फॉर एग्जाम्पल आज जानवर मार के आए, प्रेमिका के साथ बैठकर मस्त कैंडल लाइट डिनर किया हम लोगों ने। ऐसे ही कहानी होंगी। आपके पास जिंदगी में और कुछ भी नहीं करने को होगा, एक जानवर मारेंगे और जानवर मारने के बाद वापस आ जाएंगे, अब बैठ के बताएंगे कि आज मैंने नेल पॉलिश की थी उसकी, आज मैंने उसके कान के छेद में एक कील डाल के देखा, बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसे ही तो कहानियां लिखेंगे। अब इससे समझ में आता है कि आपका ज्योग्राफी, आपका भूगोल इंसान की प्रवृत्ति भी बदलता है। रेगिस्तान में अगर कोई बंदा रह रहा है तो कैसी कहानियां लिखेगा? बिछड़ाव वाली, है ना? कि पानी लेने गए थे 3-4 किलोमीटर दूर, अभी तक वापस ही नहीं आए, तो 20 किलोमीटर दूर चले गए, निकल गए, अब आएंगे कब पता नहीं, 1.5-2 महीना बाद आएंगे। तो ऐसे बिछड़ाव, अलगाववाद वाली कहानियां लिखेंगे आप रेगिस्तानों में। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पे कैसे लिखेंगे? मेटाफिजिकल वाली, है ना? कि पहाड़ पे कुछ करने को नहीं है, तो मैं चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ के ले आऊंगा। ऐसा ही तो कहानियां लिखेंगे। पर वैसे ही उसी टाइम पे प्लेन एरिया में, जहां पे खेती बाड़ी होती है, नदियां बहती हैं, ऐसी जगहों पे अगर कहानी लिखने की कोशिश की जाए तो हमेशा पता है कैसी कहानियां लिखी जाती हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इंसान का पेट पला होना, इंसान को हर चीज से पूर्ति महसूस हो रही हो, तो वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं बोलता है इतने के लिए तो नहीं बनाऊं मैं, एक और तो संभाल सकता हूं, है ना? तो वैसे ही माधव नाम का जो बंदा था, उसको किसी दूसरे लड़की के साथ में प्यार हो गया। अब दूसरी लड़की के साथ प्यार हो गया, अब समाज में तो समाज है, गांव है। उस समय तो आज के डेट में ऐसा थोड़ी है कि बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। उस समय तो गांव हुआ करता था, तो गांव में उसको पता चल गया लोगों को, तो गांव ने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब माधव कन्नगी को छोड़कर, ठीक है, किसी दूसरी महिला के साथ में बाहर निकल के चले गए, और तमिलनाडु से यहाँ से मदुरई, यहाँ से निकलते हुए कुहार से निकलते मदुरई पहुंच गए। तो मदुरई आज के जमाने में मदुरई इसको बोलते हैं। अब मदुरई पहुंचने के बाद लोगों को और यहाँ पे और भी खबर मिल गई, एक तो बच्ची हो गई उसकी छोटी सी। अब बच्ची हो गई तो आसपास का समाज क्या कर रहा था? उसको बार बार बोलता था कि तुम तो नाजायज औलाद हो। अब लड़कियों को इस तरीके से बोलना समाज में उसको प्रोटेक्शन देता है क्या? नहीं। उसको एक राजा पे उस पर नजर पड़ गई, बोला तुमको तो दुनिया बोल ही रही है तुम नाजायज हो। तुम्हारे पास होता नहीं कि अगर आपके माँ बाप ने लव मैरिज की होगी तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हम भी कर सकते हैं, रहता है ना? हाँ, तो उस वैसा ही इसको भी, उस लड़की को भी बहुत परेशान किया जाता था।
कि तुम मतलब एक राजा की नजर पड़ गई, राजा बहुत परेशान करता था उसको। अब राजा परेशान करता था तो एक दिन वो बोले कि हम जैन बन जाएंगे, जैन बन जाएंगे तो राजा थोड़ी मुझे बोलेगा कुछ, तो जैन बन के चली गई। तो ये जो कहानी पूरी लिखी हुई है वो दूसरे वाली बुक में लिखी हुई है, ठीक है। अब शिलापतिकरम में पूरी की पूरी कहानी को समराइज किया अगर मैं करूं तो ये लिखा गया है कि जैसे ही इसको दूर भगा दिया गया तो इसके समाज ने इसको पनिश किया ना, करने की खड़ी हो गई, बोली वो मेरा पति है, ठीक है, उसको सजा कौन देगा, मैं दूंगी। तुम लोग कौन होते हो, समाज कौन होता है उसको सजा देने वाला। और यहां से पत्नी कल्ट निकल के आया। कल्ट क्या होता है, रिलीजन के ही नाम पर, रिलीजन तक, गुरु तक, गॉड तक, इन सब तक पहुंचने का अगर सोर्स में रास्ता ही बदल दो, इसको कल्ट बोलते हैं। वो सोच सुन रहे होंगे ना आजकल, है ना, मनुष्य के जीवन में तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा करके बोलता है ना वो बंदा। हाँ, अब ओशो को भी कल्ट बोलते हैं। वो कभी भगवान के बिना की बात नहीं करता है, वो भगवान को मानता है पर भगवान के तक पहुंचने का रास्ता कुछ और ही बता देता है, बंदा अलग ही तो बता देता है। कल्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पत्नी कल्ट में ऐसा आया कि ये इतनी ज्यादा पतिव्रता इंसान थी कि इसके अंदर में एक सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर आ गई और इसने श्राप दे दिया पूरे के पूरे राज्य को कि तुम लोगों ने मुझे मेरे पति से अलग किया है एंड इसलिए तुम सब ध्वस्त हो जाओगे। और सच में संगम ध्वस्त हो गया। अब गेस करिए ऐसी कहानियां को मैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में डालूं, राष्ट्रवादी पर्सपेक्टिव में, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में डालूं, या सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव में डालूं। सब अल्टर्न। संगम डायनेस्टी कैसे खत्म हुई उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि वो बाहर में ऐसे औरत की फोटो लगी हुई है, पत्नी कल्ट, पूजने लगी लोग उसको, भयानक टाइप से पूज रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि पतिव्रता हुआ करती थी। अब लोग फेमिनिस्ट लोग ये सुनेंगे तो फिर चिढ़ जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे ऐसे कैसे, पतिव्रता के बाद ही उसको आया होगा क्या, नहीं। चलिए, अब लोग भारत में पल्लावरम नाम की जगह थी, पल्लावरम नाम की जगह पे रॉबर्ट ब्रूस वुड को क्या मिल गया, एक छोटा सा पत्थर मिल गया और इस पत्थर को लेकर वो कहां चला गया, वो बंगाल चला गया। बंगाल में एक बिल्डिंग बनी हुई थी, इस बिल्डिंग का ऊपर में लिखा हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या लिखा हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उस बिल्डिंग में क्या है तो आप याद करिए, RRR मूवी देखी है आपने? RRR मूवी देखी है? तो RRR मूवी में पूरी की पूरी भरत जो रामचरण है वो क्यों करता है? या सिनेमा की बात कर रहे हैं उसमें आप लोग को जवाब नहीं आ पा रहा है, हिस्ट्री पूछने लगेंगे तो रो दीजिएगा। RRR में रामचरण का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? नहीं, अंग्रेज को भगाना नहीं था, गन लेना, गन पे कंट्रोल करना, अपना इमीडिएट ऑब्जेक्टिव रखिए। आप लोगों को यूपीएससी निकालना है तो ऐसा होता है ना वो अर्जुन की आंख वाला, वैसे ही निकलेगा, है ना, ऐसे कि सब सब्जेक्ट पढ़ लूंगी उसके बाद निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले आपको यूपीएससी निकालने का सोचना है और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है, तभी होता है। अर्जुन की आंख सोच। तो रामचरण को सिर्फ क्या दिखता था कि मुझे इस बिल्डिंग का मेंबर बनना है, इस बिल्डिंग में घुसना है, इस बिल्डिंग में घुसने के बाद सारे के सारे हथियारों पे मेरा हाथ हो जाएगा, ये होगा। इसके कारण उसने बवाल मचा दिया। भारतीयों को ऐसे किसी भी बड़े से बड़े बिल्डिंग में घुसने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो हथियारों वाली बिल्डिंग हो चाहे वो इतिहास वाली बिल्डिंग। तो वैसे ही बिल्डिंग का नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कि एशिया में जितनी भी समाज थी इसमें कहीं भी किसी को कुछ भी मिलता था तो उसको लाकर इस बिल्डिंग में रख देते थे। अब इस बिल्डिंग का पूरा कार्यभार अंग्रेजों के ही हाथ में था। ना कभी हम आईएएस ऑफिसर बन पाए, आईएएस ऑफिसर 3-4 लोग बन भी पाए थे, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर बन पाए थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नाम का बंदा था, सुभाष चंद्र बोस नाम का बंदा था, ये सब लोग बन पाते थे आईएएस। अब सोच के देखिए आईएएस बनने की कितना टफ बैटल होगा। गेस करिए कितने साल में आईएएस बनना होता था? एज लिमिट क्या होती होगी? 90। 19 सालों में आपको, 19 साल की उम्र में, 19 साल आपकी उम्र होगी अभी, उससे भी कम है, 19 साल उम्र किसकी है? हाँ, 19 साल की उम्र में आपको लैटिन सीखनी है, पूरे के पूरे यूरोप का इतिहास सीखना है, पूरे यूरोप का भूगोल सीखना है, उसके बाद भारत में जहाज पे बैठकर 6 महीना की ट्रेवल करनी है, उसके बाद यूरोप पहुंचना है और वहां जाकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है और उसके बाद उसको पास करना है और उसके बाद भर्ती लेकर आपको भारत में आना है 19 साल की उम्र में। टफ है। आप सोचिए आज के डेट में कितना आसान जिंदगी है आप लोगों की। अब ऐसी भावना अगर किसी के अंदर में आएगी तो नेशनलिज्म के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा आएगी कि नहीं आएगी? अब तो अंग्रेजों को मार के भगाएंगे। अगर अंग्रेज आज के डेट में शासन कर रहे होते तो आपको भी वही हालत होता, आपका भी पागल हो जाते आप लोग भी। तो आईएएस जो था वो इतनी बड़ी साम्राज्य में आईएएस ऑफिसर को भी
भारत उस बिल्डिंग में घुसने की इजाजत नहीं थी। पहली बार 1921 के आसपास में सेम रामचरण नाम का कोई मानुस होगा और उसने वहां पर आईसीएस एग्जाम निकाला। गांधी जी आए भारत में। गांधी जी भारत में आने के बाद उन लोगों ने और आवाज उठाई, तो किसी एक दिन बोल दिया गया कि हाँ यार आप लोग भी जा सकते हो बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर घुसे सब। अब बिल्डिंग के अंदर घुसे तो उनको खजाना मिल गया। खजाना क्या मिला? ये ऐसे ऐसे पत्थर मिले और किताबें मिली, पुरानी पुरानी किताबें, जो कि मान के चलिए कि अर्थशास्त्र की टूटी हुई कॉपी मिल गई एक हमें। और पुरानी पुरानी किताबें कैसे? राजा दर राजा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे साम्राज्य में बहुत सारी किताबें लिखी गई। कोई दूसरा राजा आया, उसने मुझे मार दिया, तो सारी की सारी चीजों पे उसका हक हो गया। अब मान के चलिए आप वो राजा, तो आपने वो चीज को प्रोटेक्ट किया, संभाला, उसको संयोजा। उसके बाद तीसरे राजा आ गए, तो पूरे इतिहास में राजा 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 आते चले गए, लेकिन फिर भी जितना भी इतिहास था, जितनी भी किताबें थी, वो सारी किताबों को संयोग के रखा गया था। तो याद है एक मूवी पद्मावत दिखी आपने? पद्मावत में एक छोटा सा सीन है, जब अलाउद्दीन खिलजी वो शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण के घर के बाहर में डेरा लगे लगता है, डेरा बनाए हुए रहता है, तो किताब के पन्ने जला रहा होता है, ऐसे बोलता है इस किताबों में मेरा नाम नहीं है इसीलिए मैं इसको जला दूंगा। तो ऐसे कितनी इतिहास के पन्ने जला दिए गए होंगे, हमें पता ही नहीं है। हमें अब आज के डेट में तो हम ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही ले रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारा क्या है सर, नेशनलिज्म की भावना। मोदी जी बैठे हुए हैं, कौन मोदी हेटर है यहाँ पर? कोई भी नहीं है, थैंक यू। मोदी जी बैठे हुए हैं और छोड़िए मोदी जी, हम सब के अंदर में बहुत ज्यादा ही एक राष्ट्रवादी विचारधारा, बहुत क्रांति में हम सब लोग हैं। मतलब किसी भी अगर पाकिस्तान का नाम छोड़िए, नेपाल से लड़ाई हो गई तो मार देंगे। नेपाल ऊपर इतना छोटा सा है, नेपाल के एक दिन पीएम ने बोल दिया कि हम भारत का हिस्सा ले लेंगे थोड़ा सा बिहार का, तो लोग पागल हो गए। जितना हेट पाकिस्तान को लेकर नहीं था उतना नेपाल को दे दिया हम लोगों ने। ये दर्शाता है कि हम कितने ज्यादा मतलब अपने कितने अटैच्ड है अपने कंट्री से, अपने मदरलैंड से कितना अटैच्ड है हम लोग, ठीक है। तो अब तो हम ढूंढ ले रहे हैं, कहीं भी जलाई होगी, एक इंसान की कहानी जला दी होगी ना, 4 इंसान ने और लिखा होगा, हमें पता नहीं है। किसी न किसी साम्राज्य में जाकर, किसी न किसी तिजोरी में जाकर ढूंढेंगे तो किताब के पन्ने लिखे होंगे वहां पर, अभी बचे होंगे। अब इतने सारे साम्राज्य में राजा दर ज्यादा, राजा दर राजा जो है वो इन सारे पन्नों को संयोग के रखते थे। और जैसे ही ये अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, अलग अलग राजाओं पे हमला किया। जैसे मराठा पे हमला किया, आज आपकी मराठा होने वाली है राइट आप, हाँ, मराठा पे आज हमला किया। उसके बाद मैसूर पे हमला किया जाकर, मुगलों पे हमला किया जाकर, तो सब से जाकर उनके क्या किए, ये सारे किताबों की कॉपी लेकर आ गए। और किताबों की कॉपी लाकर इन्होंने क्या किया कि अपनी कहानी बताई दुनिया को, और बताया कि पूरी दुनिया में आपको लगता है कि अंग्रेज लोग के से ही शुरुआत हुई होगी इतिहास की, नहीं, हमारा खुद का इतिहास था। तो वो लोग जो घूम के आए थे, अब इसको पूरे घूम के आने वाले लोगों को इस तरीके से रखते। अब पूरी के पूरी इतिहास में फोकस कैमरा हमारा 2 ही जगह रहेगा। एक ये वाला रीजन, इस रीजन को नॉर्मली आज के डेट में क्या बोलते हैं, ईरान, ईरान बोलते हैं। अब कभी ऐसा लग रहा है ईरान और आर्यन लगभग सेम सेम क्यों है? क्योंकि हमारा इतिहास भी बहुत पीछे सेम कनेक्टेड इतिहास ही है, ठीक है। अब ईरान वाले लोकेशन पे जब वो पुराने होमो इरेक्टस लोग घूमते 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 आ रहे थे, तो ऊपर नीलैंडर्स तो अपने आप को एडवांस किए और मर गए। तो इससे इतिहास में हमें क्या समझ में आता है कि हर चीज का एक समय होता है। सबसे ज्यादा अगर आप तरक्की कर लोगे तो सबसे पहला नुकसान भी आप ही का होगा, सबसे पहले आप ही का डाउनफॉल होगा। आज यूएसए को देखकर यही हो रहा है। यूएसए सुपर पावर बन गया है ना, सबसे तेज तरक्की की उसने, उतना ही तेज उसका डिक्लाइन होगा। सबसे पहले ध्वस्त होने वाली कंट्री अभी 5 साल 6 सालों के अंदर आप देखोगे टूट के बिखर जाएगा यूएसए। 36 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 36 लाख करोड़ का उधारी है उसके ऊपर। तो ये इतनी सारी जो चीजें वो कर रहा है ना, कि यहाँ पे वॉर करवा देना, वहां पे ये करवा देना, यहाँ ये करवा देना, ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उधारी चुकानी है। वो चाह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लड़ाइयाँ होते रहे और बाकी अमीर लोग तो हैं ही बैठे हुए। तो जब उनकी कंट्री में लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सबसे
बढ़िया कंट्री में, जो सबसे शांत कंट्री है। सबसे शांत कंट्री अभी कौन है? यूएसए। तो जब आप आओगे मेरे पास पैसे देने के लिए, मेरे पास उधारी मतलब मेरे पास पैसा रखकर कुछ ब्याज लेने के लिए, तो उस पैसे का इस्तेमाल मैं लोन चुकाने के लिए कर दूंगा। तो पूरा का पूरा यूएसए भी यही खेल कर रहा है, सुपर पावर बन गया एक समय पे, आज डिक्लाइन भी उसी का हो गया। सेम वैसे ही ऊपर में नीलैंडर्स चले गए थे, ठीक है, डेनिसोवान चले गए थे, आज कहीं नहीं बचे। बहुत रेयर होता है कि 2% डीएनए पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, कितने 800-900 करोड़ लोग पाए जाते हैं, तो 800-900 करोड़ लोगों में 2% लोग बस नियांडरथल्स के डीएनए में बैठे हुए, बाकी सब खत्म हो गए। हम लोग क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि हम लोग शांत से सुमड़ी में बैठे हुए थे, चुपचाप बैठ के काम कर रहे थे हम लोग। चुपचाप बैठ के काम करने वाले यहां पर एक लोग आते हैं जिसको बोलते हैं ईरानियन फार्मर और ईरानी किसान। अभी ईरानियन फार्मर्स लोग को इनको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या ऐसे अवशेष मिले, पुरातत्व विभाग ने जब खोज पड़ताल स्टार्ट किया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब खोज पड़ताल स्टार्ट की, तो सबसे पहले यहां पर हमें खेती के अवशेष मिले। कि सोच के देखिए कि पहली बार किसी इंसान को एक एहसास हुआ होगा कि हम लोग खेती कर सकते हैं, है ना। अब खेती करने से कितनी नुकसान होने लगी? सबसे पहला, हमारी हाइट छोटी हो गई। हम ये लोग जो पुराने मांसाहारी लोग हुआ करते थे, लंबे चौड़े हुआ करते थे, एकदम बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता था, प्रोटीन मिलता था हमें हमारे शरीर में, तो हर चीज आयरन, वो सब देखते हैं ना आजकल, वो एंटीबायोटिक क्या मिलते हैं, मल्टीविटामिनों की गोलियां वगैरह, ये सब क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपने अपनी डाइट को खत्म कर दिया। आप मांसाहारी हुआ करते थे, और मांसाहारी से आपने क्या सोचा कि हम धीरे धीरे शाकाहारी बन जाएंगे। इंसान पागल होगा क्या शाकाहारी बनाने लगा? क्यों बनाने लग गया? शाकाहारी क्यों बन गया होगा इंसान? कोई लॉजिक? और जानवर आज तक खत्म नहीं हुए यार, मतलब मार ही रहे हैं, चीता फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाता है ना। इतने लोगों को इतने जानवर मार दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से बच जा रहे हैं। स्टोरेज, जानवर जो है वो आपकी फूड सिक्योरिटी को अच्छे से नहीं कर पाता है। जानवर के साथ में क्या है कि आपने आज खाया, आज मारा, तो 3-4 दिन के अंदर में आपको निपटा देना होता है। फ्रिज में नहीं था तभी कि फ्रिज में रख के उसको 3-4 दिन और टिका देंगे, आपको अगले 2 दिन के अंदर में आपको क्या करना होता था कि आपको खा लेना होता था। धीरे धीरे इंसानों को बुद्धि खुल गई, और ये समझ में आया कि ये इंसान इसलिए नहीं मरा क्योंकि इसको भगवान ने बुला लिया, ये इंसान इसलिए मरा क्योंकि 4 दिन पुराना मांस खाया था ये आदमी, ठीक है। इसको कोई बीमारी हो गई, कोई वायरस से इन्फेक्ट हो गया ये इंसान। सोच के देखिए कि आज के डेट में आप महका हुआ खाना खाते हो तो सबसे पहले क्या, पेट ही तो खराब होता है। अब धीरे धीरे इंसान मांसाहारी से शाकाहारी जब होने लग गया, तो उसको क्या चाहिए था? भाग दौड़ वाली जिंदगी चाहिए थी, गर्मी, ठीक है। अब धीरे धीरे भाग दौड़ वाली जिंदगी में उसके शरीर में ना वो भार से वो ये काम कर नहीं पाता था। क्यों? अब छोटा सा थोड़ा साइंस में लेकर जाना चाहूंगा। साइंस में क्या होता है कि आपको पता है शेर का जो ये जो छोटी छोटी आंत होती है वो कितनी लंबी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, शेर की छोटी आंत उससे 12 गुना बड़ी, उसके लंबाई से 12 गुना बड़ी उसकी छोटी आंत होती है। पर एक शाकाहारी इंसान जो होता है, जैसे हम हो गए, और कौन हो गया, जैसे हाथी हो गया, हाथी हो गया, हम, हाथी तो बहुत बड़ा होता है, उसके पूरे के पूरे शरीर का 3 गुने ही उसकी आंत होती है। तो हमारी आंत कितनी होगी? हमारे शरीर के 3 गुने बस। तो शाकाहारी इंसान आते आते बनने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत बदलाव होने लग गए, हमारी हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो गई थी। तो जब हम अब औजार पकड़ते थे ना, तो प्रॉपर हमारी मुट्ठी में आती थी। छोटी छोटी चीज थी जिसके कारण से हमें शाकाहारी बनना पड़ गया, ठीक है। एक की बीमारियां बहुत आ गई थी, धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। आइस एज से हम कहाँ आ रहे थे? धीरे धीरे कि बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, नदियां बन रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रहा है कि कहीं बाहर आ जा रहा है, कहीं कोई भी जगह पे बाहर आ जा रहा है, आपको भागना पड़ जा रहा है। आप भाग नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी हड्डी की चौड़ाई मोटी है, आप बहुत हैवी बिल्ट हो, है ना, मांसाहारी भोजन खाते हो आप, इनसे कारण से आप, आपकी स्विफ्टनेस नहीं है शरीर में। कुछ तो ऐसा बहुत भयानक प्रलय आया, कुछ ना कुछ अलग ही तरीके की दुनिया इनके आसपास में दिख रही होगी, जिसके कारण से इन लोगों ने सोचा कि अब ठहर जाते हैं। हो गया भागना, भागते भागते मैं आपके दरवाजे पे चला जाता हूँ, आपको मार के आ जाता हूँ, कि आपके यहाँ से मांस चुरा के लेके आ जाता हूँ, उसके बाद फिर आप आ जाते हो मेरे यहाँ मारने के लिए, फिर मैं इनके यहाँ चले जाता हूँ, फिर आप आ जाते हो मेरे यहाँ मारने के लिए। ये सारे के सारे कहानियों में एक दिन इंसानों को लगा होगा कि अब ठहर जाते हैं, और ठहरने के साथ साथ सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे बनी? जेरोवा। एक जगह है जिसका नाम है जेरोवा,
आज से 9000 साल पहले। अब जिरोवा नाम की जगह को अगर मैं कहानियों की तरह बताना चाहूं तो कल कौन भाग रहा था, किसकी महबूबा लेकर भाग गए थे, कौन था? आज आए नहीं है क्या? अरे वो हैवी बिल्ट आदमी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आज आपको बना देता हूँ, उनकी जगह पे आप बन जाइए। स्पीसीज, दूसरी नस्ल के लोगों के साथ में हमें क्या करना था, इंटरमिक्स करना था, और उसके लिए ही हम 2 और भाग कर रहे थे। तो एक महिला आई थी दूर से, उस महिला की नस्ल बहुत अच्छी थी, वो महिला जो थी वही अपने नस्ल के थ्रू दुनिया बचा सकती थी, एंड दैट इज वाई क्या हुआ कि लोग उसके पीछे भाग रहे थे। अलग अलग कबीले वाले लोग सिर्फ उसी को ढूंढ रहे थे कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। जिसके पास ये नस्ल की औरत रहेगी उसकी नस्ल, उसकी कम्युनिटी, उसकी बिरादरी बहुत आगे तक जा सकती है। अब ये तो पीछे पीछे भाग रहे थे क्योंकि वो महिला उठा के लेके चले गए, प्लस इनके बिरादरी के कुछ और भी उठा के लेके चले गए थे। तो भागते भागते इनको क्या दिखा सबसे पहले, तो एक दिन भाग रहे थे तो रास्ते में तो बहुत लोग दिख जाएंगे ना, तो एक दिन ऑस्ट्रिच से लड़ रहे थे, ये ऑस्ट्रिच से लड़ रही है, बड़े बड़े ऑस्ट्रिचों ने इन पर हमला कर दिया। अब एक दिन इन्होंने ऑस्ट्रिच से मार खाई होगी, 2-3 दिन 4 दिन के बाद में प्लान बनाया होगा कि अब मैमथ नहीं, हाथी वाला जमाना गया, ये नया जीव कहां से आ गया, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के साथ मार कर रहे हैं ये लोग। अब हमें कैसे पता, जब हम नॉर्मली इसको बुक में कहीं और ऐसे पढ़ने जाते हैं तो बोर लगता है। एक दिन हमने बोला बहुत मार रहे थे ना ऑस्ट्रिच, इसके अंडे चुरा लिए हमने। अंडे चुराने के बाद में इसके उस अंडे का बीड्स बना के पहनते थे हम लोग, है ना, माला बना के पहनते थे। बोले एक दिन मारा था ना तुमने हमें, तुमको एहसास भी नहीं है कि मैं कौन सा जीव हूं, मैंने दुनिया के जितने जीव है सबको चुप करा दिया है, तुम नए पर के जीव आए हो मुझसे लड़ने के लिए। और इतना मारा ऑस्ट्रिचों को कि ऑस्ट्रिच के अंडे के हम लोग ये बनाते थे, सेल्स बनाते थे। आज भी ऑस्ट्रिच के अंडे, दुनिया तो छोड़िए, पटने नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहां भी मिलता है। ठीक है, ये एक पीवाईक्यू है 1996 का कि ऑस्ट्रिच एग के सेल्स के एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, पटने। तो अब आपने एक दिन ऑस्ट्रिच से भी मार कर दिया, तो ऑस्ट्रिच से मार किया होगा तो थोड़ी उसमें इनका टाइम वेस्ट हो गया होगा। ठीक है, तब तक में इनके बाकी कबीले वाले लोगों को उठाकर और दूर लेके चले गए होंगे। तो ऑस्ट्रिच से मार की और भागते 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 एक जगह और पहुंचे, तो क्या देखा इन्होंने कि इनके कबीले के सारे लोग प्लस उस महिला को, वो जो 4 दाना वाले लोग आए थे, उन लोगों ने एक अलग से एक नदी पे चलने वाली चीज वस्तु के ऊपर में डाला और लेकर निकल गए दूर। अब नदी पे चलने वाली वस्तु क्या होती है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं पैलियोलिथिक एज की बात करूं तो ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं, हाँ मिले हैं। आग कब मिला है, इसी समय मिला है। ठीक है, नाव के एविडेंसेस मिले हैं, इसी समय मिले हैं। रिलीजन नाम की कोई चीज थी क्या, अभी तो बताई, मोटी वाली आंटी थी ना एक फोटो में, कल दिखाई थी ना, जिसने बताया था 4 वाले लोग आएंगे। रिलीजन आज के स्वरूप में नहीं होगा, पर रिलीजन नाम की चीज होती है। डर ही तो रिलीजन है। एंजाइटी जब आता है हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो हम होप की तरफ जाते हैं। होप का मतलब आशावादी हो जाते हैं, और आशावादी में हम बोलते हैं ऊपर कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है। रिलीजन का सबसे छोटा स्वरूप दिखा हमें। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हमें पूछी जाए कि कब से शुरुआत हुई, तो पैलियोलिथिक, सबसे पुराने मानुष ये सब काम कर रहे थे। अभी जो काम बचा वो तो बहुत आसान काम था कि सारे के सारे जितने प्रॉब्लम में थी वो सारी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब तो बस हमें एक साथ रहना सीखना था, और एक साथ रहना सीखने के लिए सबसे पहली चीज कि एक दिन इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं बचा, तो एक बड़ा सा क्या काटा, पेड़, इतना मोटा तना था पेड़ का, उस मोटे तने के पेड़ के जो आगे में होता है ना कि खाल होता है, उस खाल को चीर के निकाल दिया। तो अब खाल चीर के निकाल दिया तो खाल इस शेप का आ गया, गोली तो होता है, तो आधा गोल अर्ध गोलाकार शेप में पेड़ की खाल निकल गई। अब पेड़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, ज्यादा होती है, अब वो तैरेगी कि डूब जाएगी, तैरेगी। तो इन्होंने उसका सहारा लिया और ये चलते 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 यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ से पहुंच गए। क्या देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग इनके बिरादरी के लोगों को लेकर जा रहे थे, इनके बिरादरी के, उनके बिरादरी के सारे बिरादरी के लोगों को लेकर जा रहे थे ना। और कहां लेकर जा रहे थे, तो बड़ा सा शहर बन रहा था। पहली बार इन्होंने देखा कि एक तो बहुत विशालकाय ऐसे लोग हैं वहां पर जो कि अपने आप को पूरे बड़े बड़े दीवालों के पीछे छुपा के रखते हैं, और दीवालों के ऊपर में लोग बैठे हुए हैं तीर कमान लेकर। और तो और अंदर में बहुत बड़े बड़े लेबरर्स हैं। वो सारे लेबरर्स क्या कर रहे हैं, तो भारी भारी पत्थर उठा रहे हैं, और पत्थर उठा उठा के कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे वो 4 पैरों वाले जो जीव थे
वो लोगों को क्यों किडनैप करके लेके जा रहे थे? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको नस्ल बढ़ानी थी, दूसरा कारण ये भी था कि इन लोगों को क्या करना था कि अपने लेबर मोबिलाइजेशन करना था, लेबर लेके आने थे कहीं ना कहीं से। क्यों? शहर का निर्माण हो रहा था, पहली बार एक जगह पे लोग बैठ रहे थे। तो जिरवा नाम की शहर जो हमें मिली, तो अब ये फाइनली वहां पहुंच गए। अब इनको यहीं पे पॉज करेंगे, अब ये मार करेंगे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना, कि जो भी महिला थी, जिस महिला को उठा कर लेकर चले गए थे ना, तो उसके लिए ये मार करेंगे बाद में, तो इनको फिर दोबारा उठाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि शहर का निर्माण हो रहा था, भयानक भयानक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन बन गया था। अब ऐसे सिविलाइजेशन में से ऑब्वियस सी बात है सेम अमेरिका वाला हाल हुआ होगा कि इतनी भव्य सिविलाइजेशन थी कि पहली बार यहां पर खेती बाड़ी हो रही थी, और इन्हीं लोगों को बोला गया क्या, पहली बार खेती बाड़ी करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया होगा कि मान के चलिए खेती बनाई, और खेती बनाने के साथ साथ हमें ऐसे छोटे छोटे बोल मिले, क्या ही नया हो गया, ऐसे बोल मिल गया, कटोरा मिल गया, क्या नया मिल गया, पर ऐसे जितने कटोरे मिले सबकी साइज शेप एक ही थी, सबकी साइज शेप एक ही थी। कितना दिमाग लग रहा होगा, एक ही। आज आप बना पाएंगे अपने हाथों से दो घेरा एक ही शेप का, दो ग्लास एक ही शेप का बना पाएंगे क्या बिना मशीन के? नहीं, उसमें कुछ ना आधा आधा ग्राम भी तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं पे एक लेबर, एक मालिक बैठा होगा, और ये जो कटोरा का शेप है ना, ये सारे के सारे लेबर्स की वेजेस की। वेज का मतलब, वेज का मतलब मजदूरी। ये जितना काम करते थे तो रात को जाकर लाइन में लगते होंगे, और लाइन में लगते होंगे तो चेहरा देखते होंगे कि आप शाहजहां तो नहीं, शाहजहां होता तो हाथ काट देता ना, तो ऐसे देखते होंगे, और उस पर अनाज गिरता होगा, और ये इनकी मजदूरी थी, ये वापस घर लेके चले जाते थे। तो अब छोटा सा बोल मिला तो एक कहानी रच दी हमने। ठीक है, अब ये छोटी ऐसी चीजें हमें मिली तो हमें समझ में आ रहा था कि बहुत भयानक सिविलाइजेशन वहां पर पनप रही थी, और धीरे धीरे यही सिविलाइजेशन एक नया स्वरूप लेने वाली थी, जिसको इतिहास में आप क्या बोलते हो, मेसोपोटामियन सभ्यता। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब मेसोपोटामियन सभ्यता में कुछ लोग थे जो कि एकदम नीचे वाले रीजन पे रहते थे। यहां पर मान के चलिए कि ममता दीदी को अभी पीएम बनना था, ममता दीदी को पीएम बनना था ना अभी, है कितना बढ़िया, मोदी जी के अंदर में एक तो छोटा सा जिला में छोटा सा राज्य लेकर बैठी हुई थी, पर अचानक से एस्पिरेशंस कि हमको यहाँ पर मेरी मनमर्जी नहीं हो रही है मेरी, है ना, कि एटा ठीक हो ना, ठीक है, ऐसा ऐसा अजीब अजीब बात कर रही थी, तो मुम्बा मुम्बा टुम्बा टुम्बा एक दिन क्या बात कर रही हैं, आमियो छोट करछी, छोट 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 आमियो छोट करछी, लिट्टी खाची, छोट में लिट्टी खाची। अब छठ में लिट्टी कौन खाता है? अनपढ़ औरत ठीक है, अब एक दिन ममता दीदी को लगा कि हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, मोदी जी के बाहर जा सकते हैं, अपनी नई दुनिया बना सकते हैं, तो बांग्लादेशी लोगों को लाने लग गई। अब बांग्लादेशी लोगों को लाने लग गई, और लाते लाते उनको वोटर आईडी कार्ड देने लग गई कि वोटर आईडी कार्ड बांग्लादेशी को दे देंगे तो बस सारे बांग्लादेशी किसको जिताएंगे? ममता दीदी को जिताएंगे, और ममता दीदी हमेशा के लिए वहां पर बैठे रह जाएंगे। पर इनकी चोरी पकड़ा गई, इनकी चोरी पकड़ा गई। मोदी जी ने बोला अच्छा, राजा ने बोला तुम मेरे अंदर रहते हुए ये सारा काम करोगे, भागो तो यहाँ से चुपचाप, पहली फुर्सत में निकलो। तो अभी कल उसके 20 एमपी फिर पलट गए, सुना आपने? ममता दीदी के 20 एमपी, वो जो थी ना, वो जो गाना गा रही थी, तो चोखेर मदीना, सयोनी घोष, वो भी भाग गई, वो भी ममता दीदी को छोड़ दी। वैसे ही इतने बड़े सिविलाइजेशन में एक छोटा सा साम्राज्य था, छोटा दक्षिण की तरफ, जिसका नाम था सुमेरिया। कहानी समझ में आ रही है? छोटा छोटा कहानी है, बस उठाना है। ठीक है, कि धीरे धीरे यहां से जब लोग आए थे तो ऐसे घूमते 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 यहां पर उसको बहुत विशालकाय एक शहर दिखा। अब ये ना बाद में आ रहे थे, इनसे पहले 65,000 साल पहले से वहां पर मूवमेंट है, माइग्रेशन है, लोग आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं। तो आज आप आए होंगे, कल को आप आए होंगे, दोनों को मिलन हुआ होगा, फिर आपने किसी को चिट्ठी लिखी होगी, कुछ खत लिखा होगा, कबूतर भेजे होंगे, फिर इनको बुला लिया होगा। तो धीरे धीरे बहुत लोग, 65,000 साल का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, 65,000 साल में धीरे धीरे बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। राजा उजा के अस्तित्व मिलते हैं हमें वहां पर, कि कोई राजा हुआ करता होगा, हालांकि डायरेक्टली राजा नहीं होता होगा, पर हाँ कुछ ऐसा इंसान होगा जो ऐसा बताता होगा कि सेम होना चाहिए। मोदी जी नहीं होंगे तो झारखंड का रोड पीला नहीं हो जाएगा, है ना, हेमंत सोरेन पीला रंग से रंग देंगे, बिहार का रोड भगवा रंग से रंग देंगे, ममता दीदी हरा रंग से रंग देंगी, सॉरी। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें करने के साथ साथ हमने देखा
कि साउथ में ऐसे एक सुमेरिया नाम की एक कम्युनिटी हुआ करती, सुमेरिया नाम का एक जगह होगा, तो जैसे ममता दीदी कोने में है वैसे ही सुमेरिया कोने में हुआ करता था। सुमेरिया से कुछ लोगों को लगा होगा कि हम अपना कुछ क्यों नहीं करते, अपना भी तो कुछ कर सकते हैं, तो यहां से इन लोगों ने भी कुछ कर दिया। कुछ करते 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 वो एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां पर उनको सेम ही तरीके के इन्वायरमेंट मिले, सेम तरीके का पर्यावरण मिला जैसे यहाँ मिला करता था। नदियां बहती थी, पहाड़ वहाड़ थे, प्लेन एरिया था वहां पर, तो यहाँ पर हम अपना नई सभ्यता यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं, और इन्होंने बनाई। और इस वाली सभ्यता को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बनने के पीछे में दुनिया भर के कारण, एक कारण तो मैंने बता दिया कि अंग्रेज ही थे जिन्होंने बोला कि ये भारत वाले तो बेवकूफ हैं, इनको इतनी बुद्धि कहां है कि अपने से कुछ बना लेंगे, ये बाहर से आए होंगे ये लोग, और बाहर से शहर बनाना जानते थे। अब शहर बनाना जानते थे तो यहां आए होंगे और शहर बना दिया होगा। इस थ्योरी को बोलते हैं मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी या सुमेरियन थ्योरी। सुमेरिया से कुछ लोग आए थे, शहर बनाना जानते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की शहर बना दी। तो हम लोग खुश होंगे क्या? बेवकूफ बोल रहा है हम लोगों को। हमने बताया ऐसे कैसे, हमारा क्या था फिर, हम नहीं आते क्या घूमते घूमते? हमारे भी तो कुछ लोग आए थे यहाँ पर। ये जो संथाल लोग दिखते हैं यहाँ पर, ओराव लोग दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी आजकल ट्राइबल लोग दिखते हैं, ये क्यों पुराने एकदम अफ्रीकन ओरिजिन की इनकी शेप होती है, ठीक है, इनको इनकी शेप इसलिए होती है, घूमते घूमते ये येलो वाले हैं ना, तो सबसे पहले घूमते घूमते आए थे, इनको बोला जाता है पहले भारतीय, दी फर्स्ट इंडियंस। ये लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते यहाँ पर जो आए उनका क्या नामकरण हुआ? ईरानियन फार्मर, ईरानी किसान। और जब घूमते घूमते भारत के अंदर आ गए तो इनका नाम क्या हुआ? पहले भारतीय। इसीलिए अगर कोई सांथाली, कोई ट्राइबल इंसान आपको बोलता है, या कोई साउथ में जाते हो आप, द्रविडन लोग जाते हो, तो वो लोग जो साउथ में तमिलनाडु के लोग हैं, तो अगर वो लोग बोलते हैं ना कि हमारा है भारत, हम सबसे पुराने हैं यहाँ पर, तो गलत नहीं बोलते हैं, उन्हीं का है, ठीक है। हम बाद में आए, ये जो गोरे चमड़े वाले लोग हैं ये सब बाद में आए हैं हम लोग, ठीक है। अभी आकर इन पे हमला करेंगे, इन पे डोमिनेट कर देंगे। जैसे वो सारे पतले दुबले वाले लोग आए थे नीदरलैंडर्स पे, उन पे हमला कर दिया, हमला कर पे उनकी डोमिनेशन बना दी। दूसरा क्या हो गया कि इनके कबीले से कुछ लोग लेकर आ गए हमने, और इनके ऊपर में इनके कबीले पे डोमिनेशन दिखा दिया हमने। सेम वैसे ही कि यहाँ पर कुछ लोग पहले से रहते थे, और वो सब कैसे दिखते होंगे? तो अफ्रीकन ओरिजिन के, सीधा अफ्रीकन ओरिजिन के थे, अब सीधा यहाँ पर आ गए। तो सबसे नीचे साउथ में जाते चले जाएंगे ना, जाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार दिखेगा। अंडमान निकोबार में जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है? नेग्रीटो। नेग्रीटो नाम की प्रजाति पाई जाती है, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? नेग्रीटो, ठीक है। अब नेग्रीटो नाम की प्रजाति से थोड़ा निगा निगा फील आ रहा है। निगा किसको बोलते हैं? निगा सुना है आपने? ब्लैक पॉपुलेशन को। जो अफ्रीकन रेस है ना, अफ्रीका के लोग जितने भी लोग हैं वो सब अमेरिका चल जाते हैं ना, तो अमेरिका जाने के बाद उनको उनको वो कौन से रेस से हैं, कौन से नस्ल से आते हैं? उस नस्ल का नाम है नेग्रोइड। क्या नाम है? नेग्रोइड। हिंदी में क्या है? नेग्रोइड, ठीक है। इसका नाम ही करण ही ऐसा हुआ है। तो नेग्रोइड रेस के लोगों को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि उनको टीज करने के लिए, उनको ऐसे परेशान करने के लिए निगाह बोल देते हैं, तो चमक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब सेम रेस हमारे भारत में भी मिलती है, बट छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? क्योंकि धूप बहुत ज्यादा आती है, गर्मी बहुत ज्यादा आती है। तो जितनी ज्यादा उमस रहेगी ना, जैसे इस रूम में अगर मैं गर्मी कर दूं ना, तो आपके शरीर में वैसे चेंजेस आएंगे कि आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। हमारा शरीर 24 डिग्री पे ही चल सकता है, इसीलिए एसी का टेम्परेचर भी 24 डिग्री होता है। अंग्रेजों को भी पता था कि 24 डिग्री पे ही चल सकता है, इसलिए जहां जहां पर उनको 24 डिग्री लगा वहीं पे जाकर सेटल अप कर गए। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक छोटी सी जगह जिसको बोलते हैं केप टाउन, ठीक है। ज्योग्राफी पर है ना, एडवांस लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। नाम ही है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, क्यों? क्योंकि 24-27 डिग्री के अंदर में सब वहां पे बैठ जाते हैं। कहां से कहां आ गए रहने के लिए? क्यों? क्योंकि एक ऐसा तापमान वहां पाया जाता था जिससे इंसानी शरीर बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाए, बहुत अच्छा काम कर पाए, ठीक है। और बहुत धूप रहती है ना, जहां पर बहुत तेज धूप आती है, बहुत ज्यादा गर्मी उमस रहती है, तो वहां पे आपके शरीर का विकास ही नहीं हो पाएगा, शरीर बहुत छोटा छोटा रहेगा। तो जैसे देखिएगा कि इक्वेटर वाला रीजन जो है ना, ठीक है, जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा वाले रीजन पे जितने भी ट्राइब्स पाए जाते हैं वो पिग्मी होते हैं, छोटे छोटे छोटे, क्यों? शरीर का विकास ही नहीं हो पाया, धूप इतनी तेज थी। अब ये हैं सब लोग निग्रोइड,
पर छोटे नेग्रोइड हैं इसलिए नाम बदल दिया और नेग्रोइड को लिख दिया नेग्रीटो। कोई समस्या यहां तक? यहां से एक चीज याद रखिएगा कि 3 ही रेस हम लेकर आएंगे। जैसे कलर कितने होते हैं दुनिया में? 3 ही तरीके के कलर होते हैं, लाल, हरा, ब्लू। एडिटिंग किया है ना आपने फोन में? तो फोन में एडिटिंग करते होंगे तो सारे के सारे क्या होते हैं? लाल होते हैं, ग्रीन होते हैं और ब्लू होते हैं। लाल, हरा और नीला, 3 ही होते हैं। अब इसके बाद आप बीच में कोई ना कोई एडिटिंग कर देते हो, कोई एक बीच में कलर लेकर आ जाते हो। दुनिया में जैसे 3 कलर होते हैं वैसे ही 3 ही तरीके के लोग पाए जाते हैं, 3 ही नस्ल के लोग पाए जाते हैं। मेन 3 ही तरीके के नस्ल पाए जाते हैं। एक ये लोग, ठीक है, एक ये लोग, इसको बोलते हैं कॉकेशियन, याद है? जो थोड़े लंबे थे है ना, नैन नक्शे अच्छे थे, बड़े फोरहेड थे, नाक बहुत शार्प थी, जॉलाइंस बहुत शार्प थी, नीली नीली आंखें थी। अब ये लोग क्या है? ऊपर में, ठीक है, कॉकेशियन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? निग्रोइड। अंग्रेजी में भी कॉकेशियन बोलेंगे, हिंदी में नेग्रोइड बोलेंगे। और तीसरे यहाँ चाइना वाले जिसको बोलते हैं चिंकील। चिंकील, चिंकील मतलब, हाँ, इनको बोलते हैं मोंगोलाइड और हिंदी में भी मोंगोलाइड, ठीक है। अब ये 3 ही तरीके के रेस ही पाए जाते हैं, बाकी आप सब मिक्सचर है मुझे छोड़कर, ठीक है। मेरे भी ऐसा कहीं बहुत पुस्त पहले मिक्सिंग हुई होगी इसलिए थोड़ी दाढ़ी कम आती है, ठीक है। अगर मिक्सिंग नहीं हुई होती तो प्रॉपरली आ जाती। चलिए, वैसे ही अब 3 लोग थे, घूमते घूमते सब भारत में आए। भारत में आए तो भारत में कैसे लोग दिखेंगे? साउथ में चले जाते हो तो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग दिखते हैं, उनके अंदर में थोड़ी बहुत आज भी जीन ऐसी पाई जाती है जो कि यहां वाली, ठीक है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले भारत में आए हैं तो सही बोल रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली नीचे नीचे आते आते यहाँ पे सांथाली वगैरह भी दिख जाएंगे आपको, जितने भी ट्राइब दिख जाएंगे, ओराव, सांथाली, टुलू, ठीक है, कोरकोई, ये जितने अलग अलग ट्राइब्स हैं ये सब वहीं से आए थे। पर इसके बाद एक और इन्वेजन होता है भारत से, बाहर से, ठीक है। और इस इन्वेजन को हम बोलते हैं स्टेपी हर्डर्स का इन्वेजन। स्टेपी हर्डर्स कौन? जो ऊपर में बैठे थे ना, एडवांस मानुस, अब वो भी तो एडवांस हो गए हैं ना, नीलैंडर्स, डेनिसोवान्स। अब वो डेनिसोवान्स लोग ने हमला कर दिया और हम हैं वो डेनिसोवान्स, सफेद चमड़े वाले लोग, ठीक है। अब इसको, जैसे ये कहानी मैंने बताई, इसको कल एकेडमिकली देखेंगे। एकेडमिकली का मतलब होता है कि इसको पूरी इतिहास ने क्या कर रखा है? बांट रखा है। प्राचीन काल इतिहास, ठीक है, प्राचीन काल इतिहास को भी बांट रखा है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज नियोलिथिक और नवपाषाण काल। उसके बाद ताम्रपाषाण काल बांट रखा है, उसके बाद काश्य काल बांट रखा है, ठीक है। और ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोल दूं, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। ये तीनों लाइन अभी जो इतनी कहानियां पढ़ी ना, ये 3 एज में आती है, ठीक है। इसको हम कल एकेडमिकली करेंगे, अभी कहानियां याद रखिएगा बस। अभी हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ा हैबिचुएट करवा रहे हैं आपको कि जो सब्जेक्ट्स हैं ना, टर्म्स हैं जो अलग अलग, ये चाल्कोलिथिक क्या है ना, ये अलग अलग नाम क्या, ईरानियन फार्मर्स क्या नाम हो गया, डेनिसोवान कैसा नाम हो गया, होमोसेपियंस कैसा नाम हो गया। तो ये सारे नाम से बस थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए, फिर कहानी में ना मजा आएगा। क्योंकि अगर मैं सब कहानियां जब बोलने लगूंगा तो कहानियों में अगर मैं आपसे यूज करता हूं नेग्रोइड था, तो नेग्रोइड समझाने की आवश्यकता है क्या मुझे? नहीं, क्योंकि अब आपको समझ में आता है कौन है, ठीक है। कोई समस्या, कोई डाउट? कल से मैं आपसे भी डाउट लेना लगूंगा क्योंकि आपके पास ज्ञान आ चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत आ चुका है। और तर्क विद्या ज्ञान से ही आती है, ज्यादा हिंदी है। हाँ, तर्क विद्या का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर पूछना। ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पूछेंगे? 2-3 दिन में थोड़ा बहुत ज्ञान आया आपके पास में, अब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आलतू फालतू चलेगा जैसे अभी था। थैंक यू।